आज हम लोग इस क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो हेडिंग देते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, इसके अंतर्गत हम लोग एक्चुअली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड वो सीखेंगे। और इसमें ये भी जानेंगे कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है, इसके बारे में भी सीखेंगे। तो पहले हम कंसीडर करके चलते हैं कुछ इक्वेशन, जैसे a1x + b1y + c1 z = d1, a2x + b2y + c2 z = d2, a3x + b3y + c3 z = d3। इतना इक्वेशन कंसीडर करके चले। लीनियर इक्वेशन है, यानी इस पे पावर कितना है, एक है। कहने का मतलब x पे भी पावर एक है, y पे भी पावर एक है और z पे पावर भी 1 है। तो यहाँ पर हम 3 वेरिएबल लेके चले हैं x, y, z। और मैथमेटिकल कंडीशन के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, जितना इक्वेशन उतना वेरिएबल, तब तो इक्वेशन सॉल्व होता है, अन्यथा सॉल्व नहीं होता है। तो पहले जो सिस्टम है, एक्चुअली सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ इक्वेशन जो यहाँ पर है उसी को हम लोग सिस्टम बोलेंगे। अब इस सिस्टम को हम लोग मैट्रिक्स के रूप में कैसे लिखेंगे ये पहले देखते हैं। तो द गिवन इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written as ax = b, where a = कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a1। पहला इक्वेशन में देखें तो y का कोफिशिएंट b1 और z का कोफिशिएंट कितना है, c1। इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट देखें तो a2, फिर y का कोफिशिएंट b2 और z का कोफिशिएंट c2। इसी प्रकार फिर इक्वेशन थर्ड में देखें तो x का कोफिशिएंट a3, y का कोफिशिएंट b3 और z का कोफिशिएंट c3। ए क्या हो गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, गुणांक अवयव हो गया, और x आपका हो गया वेरिएबल मैट्रिक्स x, y, z। एंड b जो है आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो कांस्टेंट में देखिए यहाँ पर क्या है, d1, d2, d3 है। तो d1, d2, d3 ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। इतना लिख लिए। अब हम लोग इस स्टेप के बाद पहले तो इतना तो लिख लेंगे। अब जो मैट्रिक्स ए है, यानी मैट्रिक्स ए को हम लोग क्या कहेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी x, y, z तीनों इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों के कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स के रूप में लिख दिए, वो क्या कहलाया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब यहाँ हम लोग डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
अगर एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करें, R1 के अनुदिश प्रसार करें तो A1 इसको गायब कर देंगे तो कितना हो जाएगा B2 C2 फिर B3 C3। अब ये प्लस होता है तो क्या हो जाता है माइनस, तो B1 फिर इसको और इसको गायब कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा A2 C2 A3 C3 प्लस माइनस आपकी क्या हो जाएगा प्लस C1, इसको एलिमिनेट कर दीजिए A2 B2 A3 B3 ऐसे हो जाए। इसको यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा A1 क्रिस क्रॉस गुना करते हैं तो B2 C3 माइनस फार्मूला से होता है B3 C2, फिर इसी प्रकार हो जाएगा B1, ये कितना हो जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1, ये हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2। इस तरह यहाँ से हम लोग किसका मान निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेंगे। जो भी मान आएगा देख लेंगे, उसके बाद फिर आगे निकालेंगे। हम लोग यहाँ जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकाले, कुछ मान तो प्राप्त होगा। कुछ मान कहने का मतलब या तो वैल्यू क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 0 के बराबर होगा या 0 के बराबर नहीं होगा। तो दो केस अराइज होता है कि यहाँ पर नोट में ही लिख दे इधर इफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तब इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं देन A is known as singular matrix। यानी अव्युत्क्रमणीय अवयव जिसको हिंदी में बोलते हैं पहला। दूसरा केस क्या हो सकता है डिटर्मिनेंट का मान अगर निकाले तो हो सकता है ये 0 के बराबर नहीं हो। अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो हम लोग इस मैट्रिक्स को कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन A इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इतना ये तो जानना पड़ेगा आपको कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, किस प्रकार का मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं हो तब मैट्रिक्स किस प्रकार का होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। यही चीज़ याद रखना है। अब जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसा तो नहीं रहेगा कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स ही रहेगा या नॉन सिंगुलर रहेगा, दोनों हो सकता है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने का तरीका तो हम बता दिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकाल लीजिए। ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकालते हैं, अगर वो 0 के बराबर हो जाएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। और जब सिंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल पाते हैं, और अगर इन्वर्स नहीं निकाल पा रहे हैं दैट इज इन्वर्सेबल मैट्रिक्स नहीं है, तब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्चुअली सॉल्यूशन क्या होता है हम लोग जानते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसी का नामकरण कर दिया है। नामकरण क्या है, कंसिस्टेंस सिस्टम
लिख देते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या होता है, चाहे वन सॉल्यूशन हो और मोर देन वन, एक से अधिक, इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वन और मोर देन वन, ये चीज को याद रखिएगा, एग्जिस्ट करेगा। और इसमें सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर देखें, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब उस स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, यानी असंगत, जिसको हिंदी में बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोला जाता है संगत। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कंसिस्टेंट में क्या होगा, वन या मोर देन वन सॉल्यूशन होगा। अब ये बताएंगे सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो भी चीज़ का जिक्र करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पहले क्या याद रखना है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे एक सॉल्यूशन हो या एक से अधिक हो, तब सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। और अगर एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व, अगर एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब सिस्टम क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। तो अभी हम क्या बताएं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो एग्जाम में मैक्सिमम ये केस पूछा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर कोई सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसके लिए क्या होगा। तो इसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 अगर आ गया तो एकदम श्योर हम लोग बोलेंगे कि सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, संगत है। इस स्थिति में हम लोग मान निकालेंगे। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाए, पहला स्थिति, ये तो कंसिस्टेंट का पार्ट है। अब इधर थोड़ा जगह बचा हुआ है, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाए। अब आते हैं इस मूल क्वेश्चन कि पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकाल लिए थे, कितने के बराबर आया। अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये देखना है। कि मान लेते हैं 0 के बराबर आ गया, और हम लोगों को पता करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इस स्थिति में हम लोग एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे। इस मान को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये मान जो है एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी, इसका दो मान हो सकता है। एक तो 0 मैट्रिक्स के बराबर आ सकता है, और दूसरा 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं भी हो सकता है। दो मान हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो इस स्थिति में अगर 0 के बराबर अगर निकल जाए, तो 0 के बराबर हो जाए, तो इसमें क्या होगा, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है और कंसिस्टेंट भी हो सकता है। दोनों केस है इसमें, या तो असंगत या संगत इसमें हो सकता है, और इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट ही होगा।
ये आपका कंफर्म हो जाएगा, क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट होगा। हम फिर से समझा दे रहे हैं। एक्चुअली आप लोग इधर उधर लिख दिए तो हो सकता है इसमें फिर एक अभी एग्जांपल भी देंगे, फिर से समझ लीजिए इस बात को। पहले तो आपको सिस्टम दिया हुआ रहेगा इक्वेशन का, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी, शुरुआत में ही बता दिए। और ए जो एक मैट्रिक्स है उसी के करस्पॉन्डिंग संगत उसका डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कर लेंगे। डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, अलोंग R1 या C1 R2 जैसे सुविधा हो आप निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान जो भी प्राप्त होगा, मान लेते हैं कि 0 प्राप्त हो गया, तो 0 प्राप्त हो गया तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस चीज को हम यहाँ पर जिक्र किए कि अगर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया तो उस स्थिति में हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे। और अगर ये वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए और बी दोनों क्या है, मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है। अगर वो 0 मैट्रिक्स के बराबर हो गया तो सिस्टम आइदर इनकंसिस्टेंट होगा और कंसिस्टेंट होगा। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो मैट्रिक्स आया तब हम लोग कहेंगे कि सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पहले हम जिक्र कर चुके हैं। अब हम इसी में देखते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो मान है वो नॉन जीरो आया, यानी 0 के बराबर नहीं आया, तो उस स्थिति में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो उसका मान कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखते हैं। और यही आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। एक केस ऐसा भी है, केस इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन ए एक्स इक्वल टू बी, तो पहले से है तो हम लोग दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए इनवर्स बी किया जा सकता है। और यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या हो जाता है, आई। पहले भी बताए थे प्रॉपर्टीज में, तो याद रख लीजिएगा। ए इनवर्स बराबर आई या ए इनवर्स ए बराबर कितना हो जाता है, आई, इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ अगर ए इनवर्स का फार्मूला भी आपको अगर याद नहीं है तो लिख दे रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ गुना किया जाता है तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो आई एक्स इक्वल टू कितने के बराबर होगा, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इसको एज ए फार्मूला याद रखना है। किस स्थिति में, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तो उस स्थिति में अब एक क्वेश्चन भी देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले 2/2 का ही देखेंगे, उसके बाद 3/3 का, जैसे सॉल्व द सिस्टम of equation
बाय मैट्रिक्स मेथड। अभी जो हम बताए अभी इसी का नाम मैट्रिक्स मेथड है। 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, यही दिया हुआ है। तो जब इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे द गिवन इक्वेशन can be written as ax equal to b, where a is कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो a को कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए, 2 5 3 2, x क्या है वेरिएबल मैट्रिक्स है, x y एंड b आपका क्या है कांस्टेंट मैट्रिक्स है। इतना लिख लिए। अब हम लोगों को यहाँ क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 2 5 3 2, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 जानते हैं इसे, तो 2 इंटू 2, फिर इधर माइनस लग जाता है फार्मूला से, 3 इंटू 5, तो 4 माइनस 15 माइनस 11 डज नॉट इक्वल टू 0। अभी दूसरा केस जो बताए थे, डेट इज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा, इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इतना तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, एडज्वाइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडज्वाइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहले A11 इसी का निकाल रहे हैं, तो इसको गायब कर दिए, इसको गायब कर दिए, फिर से देखिए, इसको गायब कर दिए, इसको गायब कर दिए, 2, ये दोनों का सम जो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 1 1, यानी फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम डिनोट कर रहा है, ये दोनों को जोड़े तो कितना हुआ 1, तो यहाँ पर सेम साइन रहेगा जो भी है। A12 यहाँ पर है, इसको और इसको एलिमिनेट कर दिए, तो ये कितने के बराबर होगा 3, लेकिन ये दोनों का जो सम है 1 + 2 3, वो क्या है ऑड है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर A21 तो इसको और इसको गैप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5, फिर ये दोनों का सम है तो इसमें माइनस लगा देंगे। और A22 तो A22 कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। एडज्वाइंट ऑफ ए, एक्चुअली पूछा जाए व्हाट इज एडज्वाइंट ऑफ ए, एडज्वाइंट ऑफ ए को ADJA से डिनोट किया जाता है। तो एडज्वाइंट ऑफ ए एक्चुअली क्या हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर से सुन लीजिए, ट्रांसपोज ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज नोन एज एडज्वाइंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। तो A11 A12 A21
822 हो जाएगा ऐसे, और इसका मान पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 - 3 - 5 2, इतना हो गया क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखते हैं इससे आगे कैसे सॉल्व करते हैं। हेंस यहाँ पर लिख लेते हैं, वी नो डैट ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना, -11 निकाले थे हम लोग, इसका कितना 2 - 5 - 3 2। Also we have x equal to 1/x equal to a इनवर्स b, इतना हम लोग जानते हैं। अब सबका मान पुट कर देते हैं, क्या क्या है आप निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू -1/11 2 - 5 - 3 2 एंड कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितना था 1 7, इतना पुट कर लिए, -1/11 तो 2 × 1 तो ये हो जाएगा 2, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो जानते ही हैं आप लोग, 2 × 1 तो 2 -5 × 7 -35, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब इधर तो है नहीं यहाँ पर, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -3 + 14, ये हो जाएगा तो -1/11 -33 और +11, इतना होगा। इसको इन करा दें तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1। ये x क्या था, xy, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो x का मान 3 और y का मान -1, यही जो हुआ आंसर। अब चेक कर लेते हैं कि सही है या गलत है। x का मान 3 रखिए, 3 दूना 6, 6 में 5 से घट जाएगा तो 1, ठीक है, और फिर 3 × 9, 9 में 2 घट जाएगा 7, सही है। तो इस तरह हम लोग अगर 2/2 का या 2 वेरिएबल में इक्वेशन दिया है तो उसको सॉल्व करके बना सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।